अगर हम बात करें टाइप ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो टाइप ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो तरह की होती है। एक जो हमारे पास टाइप होती है वो यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन जो होती है, और जो हमारी दूसरी टाइप होती है वो टेक्निकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से होती है। तो पहले के ज़माने में जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टाइप्स यूज़ होती थी उसमें दो टाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। आपने देखा होगा ना कि 90s में जो फिल्म्स वगैरह होती हैं उसमें दो तरीके के रोल्स होते हैं। अभी भी हमारे यहाँ फिल्म्स में दो तरीके के ही रोल्स होते हैं, एक हीरो का रोल होता है और एक विलन का रोल होता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो पुरानी टाइप्स थी वो भी बिल्कुल इसी तरह की थी। आपके पास दो तरह की ऑडियंस होती थी, या तो वो हीरो होती थी या फिर वो विलन होती थी। ठीक है, तो हमने जो हमारे पास व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टाइप है उसको हीरो करार दिया है, और जो हमारे पास ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टाइप है उसको हमने जो है वो विलन करार दिया है। आगे चल के आपको बताती हूँ कि इनको हीरो और विलन क्यों कहते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एसईओ की टेक्निक हीरो होती है, तो अब हीरो होती है तो किसी वजह से तो हीरो कहलाती होगी, है ना। तो व्हाइट हैट एसईओ जो होती है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती थी। ठीक है, वो आपका जो क्या कहते हैं सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस होते हैं उसके अंदर जितनी भी आपकी टेक्निक्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाइट हैट की, वो सब उसके अंदर शामिल होती थी। जैसे अच्छा कंटेंट लिखना, अपनी वेबसाइट को लिंक करना, उसके बैक लिंक्स बनाना, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, और ये सब करने के बाद उसके ऊपर अपने गूगल के ऐड चलाना, जो कि आप एडसेंस के थ्रू करते हैं। जब भी आप कोई ब्लॉग बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपका बेसिक मकसद यही होता है ना कि आप उससे पैसे कमाएं। तो उसके लिए हमेशा वही टेक्निक इस्तेमाल करें जो बिल्कुल ठीक हो। ठीक, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाइट हैट टेक्निक के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं। सबसे पहले आपका कंटेंट सबसे अच्छा होना चाहिए। आपने जो भी अपना ब्लॉग या फिर अपना जो भी आपने पोस्ट लिखना है उसका टाइटल, उसके कीवर्ड्स, उसके मेटा टैग्स, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें से कुछ भी मिस करते हो तो क्या कहते हैं, आप अपनी बात गूगल तक पहुंचा ही नहीं पाओगे। अगर गूगल आपकी बात को ही नहीं समझ पाएगा तो वो आगे यूज़र को किस तरीके से बताएगा। आपकी वेबसाइट को नेविगेट करना बहुत आसान होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल मुश्किल थीम लगा के बहुत बड़ी सी वेबसाइट बना लेते हैं और कहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट तो बड़ी अच्छी है लेकिन हमारी वेबसाइट गूगल क्रॉल नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि आपने वो जो बड़ी सी वेबसाइट बना ली होती है वो लोड होने में इतना टाइम लेती है जिसकी वजह से गूगल उसको क्रॉल ही नहीं करता। अब अगर आपकी वेबसाइट आपने 10 मिनट के अंदर या फिर कम से कम भी 5 से 7 मिनट के अंदर लोड हो रही है तो आप खुद सोचेंगे आपका यूज़र बोर हो जाएगा, वो आपकी साइट खुद ही छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी साइट 0.2 सेकंड के अंदर लोड हो रही है तो आपका यूज़र कभी भी आपकी वेबसाइट को छोड़कर नहीं जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट पर लिंकिंग किस तरह की है। अगर फ़र्ज़ कीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर एसईओ का एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है तो उसमें फिर एसईओ की सारी कैटेगरीज फॉल करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक एसईओ की जो है वो पोस्ट लिख दी और उसके बाद आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पोस्ट उसके साथ लिंक कर दी। अब एसईओ वाला बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पोस्ट को क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए इस तरह के जो इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स होते हैं आपने उनका ख्याल भी अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को बनाते हुए रखना है कि यूज़र अगर एक चीज़ सर्च करने आया है तो उसको उसके मुताबिक की सारी चीज़ें मिलें ताकि वो यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर गुजार सके। आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, वो होता है मोबाइल फ्रेंडली होना। ज़्यादातर वेबसाइट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, वो डेस्कटॉप और मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो क्या होगा, आप अपना यूज़र मिस करेंगे और आपने किसी भी हालत में अपने यूज़र को अपनी वेबसाइट के ऊपर से जाने नहीं देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि व्हाइट हैट एसईओ को हीरो हम क्यों कहते हैं।
इसके बाद बात करते हैं अपनी ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के ऊपर। ठीक, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम जो है क्या कहते हैं ज़्यादातर फोकस नहीं करते ह्यूमन ऑडियंस के ऊपर। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक का, और फिर अपने ब्लॉग्स को और अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में तो ले आते हैं जिस भी तरह करके, लेकिन होता क्या है फिर वो बोलते हैं कि जी हमारी वेबसाइट जो है वो एडसेंस से अप्रूव नहीं हो रही, या हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिटर नहीं आ रहे, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपने सारी की सारी ब्लैक हेड की गलत टेक्निक्स का इस्तेमाल किया होता है। अगर आप इसी तरीके से गलत टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, एल्गोरिथम जो है आपके सर्च इंजन के उसे फॉलो नहीं करेंगे, आपका बाउंस रेट बढ़ता चले जाएगा, तो क्या होगा कि आपकी सब चीज़ें ब्लैक हेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काउंट होंगी। अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, हमने किसी की वेबसाइट से आर्टिकल उठाया, उसे उठा के स्पिन किया और अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये जो टेक्निक होती है ये ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आती है और गूगल इसको सबसे ज़्यादा मना करता है। गूगल की कोशिश सिर्फ यही होती है कि कभी भी डुप्लीकेट कंटेंट ना हो, एक जैसा कंटेंट वेबसाइट के ऊपर ना हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर यही करते हैं, यहाँ से कंटेंट उठाया, वहाँ से कंटेंट उठाया और फिर सारा कंटेंट मिक्स कर कर अपनी वेबसाइट के ऊपर रख दिया, और फिर बाद में कहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट तो एडसेंस से अप्रूव ही नहीं हो रही। तो भाई आप यही करते हैं कि आपने सब कुछ इस तरीके से गलत किया। और अच्छा, एक बात और आपको बताऊँ, ये जो टेक्निक्स है ना, ये सिर्फ वेबसाइट और ब्लॉग्स के लिए ही नहीं है, ये आपके यूट्यूब के ऊपर भी लागू होती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे का कंटेंट उठाते हैं और फिर जो है उसको अपने नाम से उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर कर दे देते हैं। तो आपको ये बात पता नहीं होती कि पीछे जो है ना सारा यूट्यूब, सारा गूगल, सारा एल्गोरिथम सब लोग आपको क्रॉल कर कर चेक कर रहे होते हैं। वो 1 मिनट में पता लगा लेते हैं कि आपने ये कंटेंट कहाँ से उठाया है, ये कंटेंट किसका है और किस तरीके से काम करता है। और आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर आप कहीं से कंटेंट उठाते हैं ना, तो जिस बंदे के पास उसके कॉपीराइट्स होते हैं उसको गूगल और याहू और यूट्यूब जो है वो खुद भी ईमेल कर देते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो उठाया गया है। अगर आप चाहें तो आप इस पे कॉपीराइट क्लेम भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग या आपके यूट्यूब चैनल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर देता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है और आपकी वेबसाइट, ब्लॉग या फिर चैनल बंद भी हो सकता है। तो कभी भी किसी और का कंटेंट उठाकर अपनी साइट के ऊपर मत लिखिए, खुद से लिखिए, अच्छा लिखिए। सारी वाइट हेड टेक्निक जो मैंने आपको बताई हैं उन्हें फॉलो कीजिए। तो चलिए वापस आते हैं ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक्स के ऊपर, और मैंने आपको यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग के बारे में बता दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हिडन टेक्स्ट की। कुछ लोग क्या करते हैं कि गलत तरीके से एड्स और जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने टेक्स्ट के बीच में लगा देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, इसका बिल्कुल भी आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक भी ब्लैक हेड एसईओ का पॉइंट अपनी वेबसाइट के ऊपर किया है ना, तो मेरी इस बात को जो है क्या कहते हैं, आप समझ लें कि आपकी वेबसाइट जो है वो एडसेंस फ्रेंडली नहीं कहलाएगी। एडसेंस उसके ऊपर ज़रूर एरर देगा। और अगर आपने वेबसाइट या ब्लॉग को बनाया है तो आपका बुनियादी मकसद उससे पैसे ही कमाना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो डोरवे पेजेस क्रिएट करते हैं। लिखा होता है कि हम आपको एसईओ पढ़ाएंगे, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो पीछे से उसके ऐड आ जाता है। ये भी बहुत गलत चीज़ है, आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने इसके अलावा मैंने आपको डुप्लीकेट कंटेंट के बारे में बताया कि किसी का भी कंटेंट उठाकर मत लिखिए। कुछ लोग पेज को स्वैप कर देते हैं, वो भी आपको कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो है वो लिंक्स अपने पेज में जगह जगह ऐड कर देते हैं, ऐसे लिंक्स जिन पे क्लिक करने से उनको पैसे मिलते हैं। तो इससे उनको पैसे तो मिल जाते हैं, वो जिस भी तरीके से काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग खराब होती है, वो कभी भी सर्च इंजन में नहीं आती और आपका वो ख्वाब कि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कोई चीज़ कमाएं वो कभी भी पूरा नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों के यूआरएल हैक्स कर लेते हैं, उनको हाईजैक कर लेते हैं कि जी जब यूज़र इनके उस पर आए वेबसाइट के ऊपर तो फिर वो हमारी वेबसाइट पे भी और हमें उससे पैसे मिले। तो ये चीज़ भी करना बहुत गलत होती है, आपको इसके लिए भी बहुत भारी जुर्माना जो है वो अदा करना होगा। तो ये सब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक हमारी जो थी वो टेक्निक्स थी। ठीक है,
अगर गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि उसका प्राइमरी यूज़ यही होता है कि वो सर्च इंजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं वही रिजल्ट दिखाए जो यूज़र देखना चाहता है। ठीक है, तो आप इस तरह की कोई भी ट्रिक्स का इस्तेमाल ना करें अपनी वेबसाइट के ऊपर कि जिससे जो है वो गूगल वेब मास्टर जब उसको सर्च करे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर उसका गलत इम्प्रेशन पड़े। अगर आपकी क्यूरीज हैं, आपके इम्प्रेशंस हैं, आपके क्लिक्स हैं, तो वो सब चीज़ें जो है ना गलत काम करने से बहुत ख़राब होती हैं, क्योंकि सर्च इंजन दिन ब दिन जो है खुद को अपग्रेड करता जा रहा है, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंगली खुद को अपग्रेड करना है। हमेशा ऐसा ब्लॉग या ऐसी वेबसाइट बनाएं जो कि यूनिक हो, वैल्यूएबल हो और इंगेजिंग हो। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको किन चीज़ों को वेब मास्टर में ख्याल रखकर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। कभी भी ऑटोमेटिकली जो जनरेट कंटेंट होता है उसके ऊपर काम मत करें, कभी भी लिंक्स को स्क्रैम मत करें, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट लिखें, इधर उधर से कहीं से कुछ भी जो है क्या कहते हैं उसको डाउनलोड नहीं करें, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएं और ऐसा स्टफ लिखें जो आपके लिए कारआमद हो और पढ़ने वाले के लिए भी कारआमद हो, ताकि गूगल को ये बात पता चले कि आपने जो भी कुछ बनाया है, जो भी कुछ किया है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब आपका अपना है। तो इन सारी बातों का ख्याल आपको लाजमी रखना होता है। इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दो टाइप्स और होती हैं, एक कहलाती है ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और दूसरी कहलाती है ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ये दोनों टाइप्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी, आप समझ पाए होंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है और वो काम किस तरीके से करता है।